डीआरडीओ की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए नैनो आर्म ड्रोन को डेवलप किया गया है, जिनको मास प्रोड्यूस करने के लिए अभी प्राइवेट और एमएसएमई कंपनी की मदद ली जा सकती है। आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से सप्लाई किए जा रहे एमुनिशन को लेके संतुष्ट क्यों नहीं है। और 2 दिन पहले एक चाइनीज एक्सपर्ट्स ने ये बात कही थी कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक इनवैलिड सिस्टम है और भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मिनी या फिर नैनो कॉम्बैट ड्रोन्स को लेके है। डीआरडीओ और हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज की तरफ से अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास एक लिस्ट को तैयार करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। उस लिस्ट में शामिल सभी प्राइवेट सेक्टर कंपनी और इंडियन एमएसएमई कंपनीज के साथ इन कॉम्बैट ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को शेयर किया जा सकता है। डीआरडीओ अभी मिनी कॉम्बैट ड्रोन्स को डेवलप करने की कोशिश कर रही है और अगर सरकार की तरफ से इस लिस्ट को प्रिपेयर करके उनको दिया जाता है तो लोकली इन मिनी ड्रोन्स को मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। कश्मीर वैली में अभी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए भी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सर्वेलेंस ड्रोन को खरीदने का विचार किया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे जवान इस वजह से शहीद होते हैं क्योंकि सर्च ऑपरेशन के दौरान उनको पहले से पता नहीं होता है कि कौन सी घर में दुश्मन छुपकर बैठा हुआ है और जैसे ही वो उस घर में घुसते हैं तो इनिशियल अटैक दुश्मन को करने का मौका मिल जाता है। तो अभी इसी तरीके की ऑपरेशन में ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, जहां पर ड्रोन्स को पहले भेजा जाएगा जिसमें हमको पहले से ही दुश्मन की पोजीशन के बारे में अंदाजा लग जाएगा। पहले सिर्फ सर्वेलेंस पर्पज के लिए इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करने का इरादा था, लेकिन अभी इन स्मॉल ड्रोन को आर्म भी किया जा सकता है और इसमें ग्रेनेड या फिर असॉल्ट राइफल जैसे छोटे हथियार को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिस वजह से हमारे जवान दुश्मन के सामने जाए बिना ही उनको मार गिरा सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की एक मिग-29 एयरक्राफ्ट आज चूहरपुर विलेज के पास क्रैश हो गई है। इंडियन एयरफोर्स की स्पोक्सपर्सन के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट एक ट्रेनिंग मिशन में था और जालंधर एयरवेज से टेक ऑफ करने के बाद इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और ये प्लेन बेकाबू हो गया था, जिस वजह से पायलट को मजबूरन वहां से इजेक्ट करना पड़ा था। इस दौरान किसी को भी कोई चोट नहीं आई है और मिग-29 के पायलट को एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही नजदीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उनको कोई भी मेजर चोट आने की खबर अभी तक नहीं आई है। पर बार बार इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट क्रैश होना एक चिंताजनक बात बनती जा रही है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की वेपन्स को लेके है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंडियन वेपन्स को प्रोड्यूस करना और उसका इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल्स में एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जो एमुनिशंस को बनाया जाता है और सप्लाई किया जाता है, उनकी क्वालिटी को लेके इंडियन आर्मी खुश नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इंडियन आर्मी की मेजॉरिटी वेपन को सप्लाई करती है और जिनको किसी भी कन्वेंशनल वॉरफेयर सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले भी कई बार इस बात का कंप्लेन किया गया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जो एमुनिशन सप्लाई किया जाता है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है और उनके साथ एक्सीडेंट होते रहते हैं और ये सिलसिला काफी दिनों से चलता आ रहा है। एक स्टडी के मुताबिक औसतन हर 5.5 डेज के अंतराल में, यानी कि मान लीजिए 6 दिन में एक बार एमुनिशन को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आती है और ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये छोटे पैमाने में नहीं होते हैं। और अगर इनकी पास्ट लिस्ट को देखा जाए तो हमारी 105 mm की फील्ड गन, लाइट फील्ड गन्स, 130 mm की मीडियम क्लास की आर्टिलरी गन, L-70 एयर डिफेंस गन और T-90 और T-72 जैसे टैंक के साथ भी हादसे होते रहते हैं, जिस वजह से आर्मी की तरफ से अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर जो भरोसा था वो उठता जा रहा है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। रशिया की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के चीफ दिमित्री सुगाएव ने मीडिया को बताया है कि भारत की तरफ से अभी रशिया को एडिशनल K-31 हेलीकॉप्टर को सप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स में भी इसके बारे में एक रिपोर्ट आया था कि भारत अभी एडिशनल 6 K-31 हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहता है और इनको मेनली भारत की तरफ से रडार सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रशियन सोर्सेस के मुताबिक उनको पहले से ही भारत की तरफ से एडिशनल हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है और इसके अलावा इसी साल के अंत तक रशिया की तरफ से भारत में ईगल-आइस पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट चाइना को लेके। तो एक दिन पहले चाइना के एक डिफेंस एक्सपर्ट ने भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए काफी सारे बातें कही थी, जिसके बारे में हमने एक वीडियो में डिटेल में बात किया था। लेकिन उस वक्त हमने सिर्फ चाइनीज साइड की बात करी थी कि वो भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हैं
और आज हम इंडियन साइड से उनकी उन सवालों को काउंटर करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको एक बार जाके देख लीजिए, वरना इसमें से आधी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो टेस्टिंग की गई थी वो इनवैलिड है, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल के बारे में पहले से ही सारी डाटा पता होती है कि मिसाइल की स्पीड कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और ये कौन सी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें सिर्फ मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम, मिसाइल ट्रैकिंग रेडार, इंटरसेप्टर मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। और इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में भारत को कुछ भी नहीं पता है। और अगर आप भारत को यूनाइटेड स्टेट, रशिया या फिर इजराइल के साथ कंपेयर करेंगे तो भारत को काफी पीछे पाएंगे। लेकिन उस चाइनीज एक्सपर्ट जिनका नाम जियाजोई है, वो शायद ये भूल गए कि जिस रशिया, यूनाइटेड स्टेट या फिर इजराइल की बात वो कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी लॉन्ग रेंज या फिर मीडियम रेंज की मिसाइल के खिलाफ अपने इंटरसेप्टर मिसाइल को टेस्ट नहीं किया है और ना ही हाईली मैन्यूवरेबल मिसाइल के खिलाफ भी उनको टेस्ट किया गया है। और इनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो करते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के बारे में उन्होंने जो कहा था कि इंटरसेप्टर मिसाइल की स्पीड और ट्रैजेक्टरी पहले से पता होता है, तो जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर मिसाइल को लॉन्च करेगा तो हमारे साइंटिस्ट पेन और पेपर पकड़कर वहां पर उसकी स्पीड, वेलोसिटी या फिर ट्रैजेक्टरी जैसे पैरामीटर का हिसाब नहीं करने वाले हैं। इसके लिए हमारे लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि इनकी स्पीड, वेलोसिटी या फिर ट्रैजेक्टरी जैसे बाकी सभी पैरामीटर का पता लगा सकता है और इसके बाद अपने आप इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ ही जब आप इजराइल के साथ भारत को कंपेयर कर रहे हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जो स्वॉर्डफिश रडार का इस्तेमाल किया जाता है उसको इजराइल की ग्रीन पाइन रडार को आधार करके बनाया गया है। इनफैक्ट एक ग्रीन पाइन रडार का एक अपडेटेड वर्जन है जिसकी रेंज ग्रीन पाइन रडार से लगभग 2 गुना है। डीआरडीओ अभी इसकी एक और अपडेटेड वर्जन को भी डेवलप कर रही है जिसका नाम स्वॉर्डफिश 2 है और इसकी रेंज प्रीवियस वेरिएंट से दुगनी है, यानी कि ग्रीन पाइन रडार से इसकी रेंज लगभग 4 गुना होने वाली है। अंत में उन्होंने कहा था कि भारत की मिसाइल ट्रैकिंग कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो एक बात तो साफ है कि जिस इजराइल के साथ आपने भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का कंपैरिजन किया था, उनकी एरो फैमिली की एंटी मिसाइल सिस्टम में जिस रडार का इस्तेमाल होता है उसके मुकाबले बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जो रडार का इस्तेमाल होता है वो उससे 2 गुना ज्यादा ताकतवर है। और रिसेंटली भारत ने अपनी पहली मिसाइल ट्रैकिंग शिप को भी इंडक्ट कर लिया है और इस तरीके की एक और वेसल को अभी बनाया जा रहा है जो कि काफी हद तक भारत की मिसाइल ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करने वाले हैं। लेकिन अंत में उनकी एक ही बात से मैं सहमत हूँ और वो ये है कि भारत को अभी काफी दूर जाना है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अब यहाँ तक आपने देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।